नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ हैं स्वाति गोयल शर्मा। देश की जानी मानी पत्रकार हैं और अपनी निडर पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं, खासतौर पे उन मुद्दों पे जिसको देश में कोई छूना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, जैसे जाति का मुद्दा हुआ, दलितों का मुद्दा हुआ, पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा हुआ या हिंदू मुस्लिम मुद्दा हुआ। तो स्वाति जी, आपका स्वागत है। Thank you, Abhinav, and thank you very much for calling me. तो स्वाति, पहले हम लोग चर्चा की शुरुआत करने से पहले पहले इस पे नजर डालते हैं कि नूरपुर में जो इंसिडेंट हुआ कि मुसलमानों ने एक हिंदू जाति जो दलित कास्ट में आती है उसकी बारात को नहीं निकलने दिया, उससे पत्थरबाजी की और आज भी कह रहे हैं कि हम बारात को नहीं निकलने देंगे क्योंकि यहाँ पे एक मस्जिद है। इसके बारे में कहीं कोई कवरेज नहीं हो रहा, कहीं मीडिया में प्रोमिनेंटली डिस्प्ले नहीं हो रहा, जबकि इतना बड़ा मुद्दा है ये। आपको क्यों लगता है कि ये मुद्दा कहीं उठाया नहीं जा रहा? अभिनव, वैसे मैं सबको क्लियर कर देती हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि मुद्दा उठाया नहीं जा रहा है तो इसमें भी आजकल सब लोग अपनी हर पक्ष यही कहता है कि हमारा ही मुद्दा नहीं उठ रहा है, बाकी सबका उठ रहा है। मतलब वैसे देखिए, मतलब आज जब अगर आप किसी अगर दूसरी साइड से पूछें, सपोज नूरपुर में जो दूसरी साइड यानी मुस्लिम साइड, तो वो भी यही कहेंगे कि हमारे मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, बाकी सबका देखिए। आजकल वो लोग भी बिल्कुल वही, जैसे जैसे क्या हुआ था कि 2014 के बाद ऐसी बातें होने लग गई कि देखिए अखलाक की तो कवरेज हुई लेकिन चंदन गुप्ता की किसी ने बात नहीं करी। तो मैं हमेशा सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि बिल्कुल उलट हो चुका है। उलट कि वो कहते हैं कि देखो आप उसकी रिंकू शर्मा की तो बात करी, आपने आसिफ की बात नहीं करी, बिल्कुल इस तरीके से। तो क्या है कि अभी तो सबके अपने अपने एक एक जिसे कहते हैं इको चैम्बर बोल दीजिए, या फिर अपना अपना एक क्राउड है सबका। और सभी आजकल ये कह रहे हैं कि सबके मुद्दे उठाए जाते हैं, बस हमारे ही नहीं उठाए जाते। तो ये जो अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें कोई भी कंसेंसस नहीं है कि किसका मुद्दा उठाया जा रहा है और मीडिया है क्या। इस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि मीडिया एक मीडिया नहीं है। एक है हिंदी मीडिया, हिंदी टेलीविजन मीडिया, एक है इंग्लिश टेलीविजन मीडिया, एक है हिंदी पत्रकारिता न्यूज़पेपर प्रिंट, एक इंग्लिश पत्रकारिता, और सबसे अलग है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में भी वेबसाइट्स हैं और सोशल मीडिया पेजेस हैं, चाहे वो ट्विटर अकाउंट्स हो, और जो कि दे आर फार फार मोर इन्फ्लुएंशियल देन एस्टेब्लिश्ड रिकॉग्नाइज्ड मीडिया हाउसेस। तो जब हम ये कहते हैं कि क्या मुद्दा उठाया जा रहा है क्या नहीं, तो उन सबके मायने अलग अलग हैं। और अभी हम नूरपुर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। देखिए नूरपुर में हुआ क्या, हालांकि मैं विजिट नहीं कर पाई वहां पर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट आई नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। नूरपुर टप्पल, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है टप्पल। टप्पल पिछले साल एक बहुत ही हेनस क्राइम के लिए न्यूज में आया था। वहां पर एक 2 साल की लड़की, ट्विंकल शर्मा उसका नाम था, वो गायब हो गई थी और फिर उसकी बॉडी, मतलब 2 साल के बच्चे की बॉडी एकदम जली हुई कूड़े के ढेर में मिली थी। तो पहले तो शक एक आदमी पर गया था, उसका नाम शायद जाहिर था, पर बाद में असलम नाम का एक युवक, जिसके पहले भी पॉक्सो में वो था अक्यूज, उसके ऊपर फिर आया था। तो काफी हेनस क्राइम था। तब मैंने टप्पल विजिट किया था। फिर उसी टप्पल में एक गांव है नूरपुर, जहाँ की 80% आबादी है मुस्लिम्स और 20% है हिंदू दलित। हिंदू है लेकिन है सारे दलित, और शायद सारे जाटव हैं जहां तक मुझे पता चला है। मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि जो मुस्लिम्स भी हैं वहां पे वो अधिकतर जाट मुसलमान हैं, मतलब जाट में से जो कन्वर्ट हुए। लेकिन ये मैं कंफर्म नहीं है, पर मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा था। मतलब कंफर्म इसलिए नहीं कि जब तक मैंने कंफर्म नहीं करा मैं ये नहीं कह सकती कि कंफर्म है। तो वहां पे हुआ क्या, वहां पे एक नहीं 2-3 मस्जिदें हैं लेकिन एक प्रोमिनेंट मस्जिद है। तो वहां से एक अनसेड और सेड, मतलब अनसेड रूल, अनरिटन रूल है। अनसेड तो सेड है लेकिन अनरिटन रूल है कि म्यूजिक की कुछ चीजें, प्रोसेशंस वगैरह वहां नहीं जाती हैं। और ये एक जगह नहीं है, बहुत जगह है। आपको ये भी बता दूं कि पार्टीशन से पहले ये काफी अहम मुद्दा था। मैंने अम्बेडकर की बुक से पढ़ा है कि मतलब ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो प्रॉपर मांग करते थे, पॉलिटिकल डिमांड, कि हमारे धार्मिक स्थलों के सामने से म्यूजिक और आइडल्स ना निकाली जाएं। पिछले 2 साल पहले मैंने बलरामपुर उत्तर प्रदेश में केस कवर किया था, जिसमें एक मस्जिद के सामने आइडल लेके जाना मना है। मतलब दुर्गा की वो निकलेगी विसर्जन की यात्रा पूरे गांव में से, लेकिन वहां मस्जिद के पास में रुक जाएगी और वहां से वो घूम के टर्न लेगी और फिर निकलेगी, क्योंकि वहां आइडल अलाउड नहीं है, बिकॉज आइडल सिन है, म्यूजिक भी सिन है।
ये बात। अब हम आते हैं नूरपुर में, तो वहां पर भी यही है कि वहां एक रहा है कि नहीं आप आगे से म्यूजिक नहीं निकालेंगे। तो उस दिन वेडनेसडे था, ऐसा नहीं था, फ्राइडे नहीं था, पर हिंदुओं की बारात निकल रही थी, तो वहां फिर तोड़फोड़ हो गई, मारा पीटी हो गई। और उसके बाद जब बातें निकल के आ गई, तो देखिए हिंदुओं ने वहां पे डिसाइड किया कि हम सब अपने घरों के आगे एक मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए उन्होंने लिखवाया हमारे मकान बिकाऊ हैं। पहली बात ये समझना चाहिए कि जैसे अगर ऐसे इतने सारे लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है, तो इट्स मोर ऑफ अ प्रेशर टैक्टिक rather than a serious पलायन इश्यू, पलायन एज एन डिसीजन, सीरियस डिसीजन टू मूव आउट। वो डिसीजन, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी भी ऐसा थोड़ी होता है कि 100 लोग एक साथ थोड़ी घर बेच कर जाते हैं, लेकिन ये होता है कि ये प्रेशर, लेकिन ये कि उनको ट्रिगर कैसे हुए। तो ये ऑब्वियसली अकेला बारात का एक इश्यू नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन कुछ हुआ, किसी ने सबने मिलकर मीटिंग करा और कहा कि नहीं चलो 100 घरों के आगे के लगा देते हैं। हुआ ये कि वहां सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे थे। इनफैक्ट एक दिन 2 दिन पहले भी वहां बारात में ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जहां मुस्लिम्स ने ऑब्जेक्ट किया था, तब भी मंडे रहा होगा, और उससे पहले अप्रैल में भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। करीब करीब हम देखते हैं कि वही चीजें, कि म्यूजिक नहीं आगे निकलेगी, प्रोसेशन नहीं निकलेगा, वो वहां पर था। और देखिए दलित भी अड़ गए होंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये रूल्स होते हैं, लेकिन जनमानस उनको एक्सेप्ट नहीं करता, और क्यों करेगा। तो क्या ये हमेशा रीजंस होते हैं ऑफ कांस्टेंट टिफ। इसलिए आप क्या देखेंगे कि प्रोसेशन जब भी फेस्टिवल आते हैं, तोड़फोड़ या स्टोन पेल्टिंग हो जाती है, क्योंकि वो रूल्स होते हैं, लेकिन सबके अंदर रेजिस्टेंस होता है उनके अगेंस्ट। फिर जब स्टेटमेंट्स आए सामने, मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी किए थे अपने अकाउंट से, तो जो दलित समुदाय के लोग हैं वो ऐसा कह रहे थे कि ये सिर्फ इसका मुद्दा नहीं है, इसमें बड़े सारे मुद्दे हैं कि अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं, हम क्या क्या कारण है। एक तो ये कि हमको ये हमेशा जाति सूचक शब्दों के साथ टीज करते हैं, और जब कोई पलट कर कहता है कि हमको ऐसा क्यों कह रहे हो, तो कहते हैं अगर तुझे बुरा लगता है तो तू दीन में आ जा, तो तू अपना धर्म बदल ले। ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली मेवात में भी यही सुना था। मेवात में मैंने केस कवर किया था, उसमें एक वो भी जाटव कास्ट का ही था। उसने एक्यूज किया था एक, मतलब वो भी 7 गांव थे सिर्फ दलितों के, पूरा एक मुस्लिम बहुमूल गांव था, वैसे भी मेवात मुस्लिम बहुमूल है। तो वहां उसने अपने कंप्लेन में भी लिखा था, मुझे भी बताया था कि ये मुझको बोलता था 1.5 चमार। और जब मैंने पलट के कहा कि तुम मुझे ऐसा क्यों कहते हो बार बार, तो कहता है तुझे बुरा लगता है तो तू मुसलमान हो जा। ये एक काफी जगह पर मतलब देखने में आती है, और ये सब रिकॉर्डेड है, मैंने रिपोर्ट वगैरह लिखी है इसके ऊपर। तो यहाँ पर भी ये होता था। इनफैक्ट इस गांव में एक आदमी है क्या नाम था उसका, लल्लू राम। ही कन्वर्टेड एंड ही बिकेम लाल मोहम्मद आफ्टर कन्वर्जन, ऐसा लोगों ने बताया। मैं पर्सनली तो नहीं बात कर पाई उससे। तो कहने का मतलब है कि ये एक टीज कर कर, प्रलोभन देकर वहां पर ये काम चल रहा है। कहने का मतलब है कि बार बार उनको जाति और धर्म के नाम पर बार बार टीज किया जाता है, ये एक अहम मुद्दा है। तो मतलब ये इतना यहाँ पर हुआ। इतना प्रेशराइज कर दो, इतना टॉर्चर कर दो कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे, मुस्लिम बन जाए हाँ, या फिर निकल जाए। या फिर चला जाए अपनी जमीन हाँ, जायदाद छोड़ और के। ये टेक्टिक सिर्फ ऐसा ही, ऐसा नहीं है, देखिए अगर हम ऐसा होता ना कि एक अनोखी बात सुनने में आती, तो हम हमारे भी एंटेना खड़े होते कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये पैटर्न हर जगह ही दिखाई देता है, इसलिए इसमें कोई बहुत हैरानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो ये नूरपुर में हुआ। आपका क्वेश्चन ये था कि इसकी कवरेज ऐसी क्यों है। कवरेज अगर मैं कहूँ तो हिंदी मीडिया ने की है, हिंदी रिपोर्टर्स ने की है, हिंदी के जहां तक पब्लिकेशन है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पत्रिका, इनमें आई है। टीवी तो मैं कॉल आई डोंट वॉच मच ऑफ टीवी, तो मुझे नहीं पता टीवी ने कितना दिखा है। वैसे भी टीवी की सारी रिपोर्ट सेंसेशनल अधिक होती हैं और फैक्चुअल कम होती हैं। ये मुद्दा अब मैं कहाँ बताऊं कि देखिए अभी क्या है कि मीडिया की इतनी बात नहीं रह गई है। जो प्रतिनिधि है ना समाज के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इसको नहीं उठाते हैं। अगर आप ये देखें कि ऑपोजिशन पार्टीज हैं, तो हिंदी न्यूज़पेपर्स ने तो उठाया, टीवी मीडिया का मुझे खास पता नहीं। जो प्रॉब्लमैटिक है वो ये कि जो लीडर्स ये क्लेम करते हैं कि वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने नहीं उठाया। ये हमेशा बचते हैं। और वो कांग्रेस से जुड़े हों, चाहे कोई अपनी इंडिपेंडेंट आउटफिट भीम आर्मी बनाकर बैठे हों, चाहे वो लेफ्ट पार्टी से एसोसिएटेड हों, वो अचानक से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे इसके ऊपर कि वो बिल्कुल इग्नोर करेंगे। ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये वो लीडर्स हैं जिनको मीडिया, अब यहाँ पर मीडिया का मैं कहूंगी कि जो नैरेटिव बिल्डिंग इंग्लिश मीडिया है, वो इन लीडर्स को बार बार
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दलित कम्युनिटी करके आगे तो करती है, काफी लीडर्स हैं इसमें, चंद्रशेखर आजाद भी है, मतलब चंद्रशेखर आजाद रावण जो भी कहता है अपने आप को, भीम आर्मी वाला। तो अगर आप उनको इतना पुश कर रहे हैं एज दलित लीडर्स, एज रेवोल्यूशनरी दलित लीडर्स, तो वो लोग क्यों चुप हैं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वक्त मतलब मीडिया का ना करके मैं कहूंगी कि जो, और ये इन्फ्लुएंशियल भी है, ये सोशल मीडिया पर भी काफी इन्फ्लुएंशियल है, ये एक प्रॉब्लम है। और ये क्यों नहीं उठाते हैं, इसका मैं खुद आंसर ढूंढ रही हूँ 2 साल से। मैं रिपोर्ट करती हूँ अभिनव, तो मेरा तो क्वेश्चन ही ये है, और जब मैं बार बार रिपोर्ट करके जो फैक्ट सामने रखती हूँ कि इस केस में ऐसा क्या है जो आप इसको इग्नोर करके इससे लेसर हेनस और वो वाले केसेस को आप इतना हाईलाइट करते हो। जहां तक मेरी रिपोर्टिंग की अगर बात करें, तो मैंने, सी माय रिपोर्टिंग इज अ काइंड ऑफ मीडिया एक्सपेरिमेंट एंड सोशल एक्सपेरिमेंट. What I did was I decided to cover atrocities on vulnerable groups, which means Dalits, women, children. But I have selected cases where the atrocities are done not by the usual demonized group, that is the upper caste Hindus, but Muslim community, जो कि देखा जाए तो उनको पता नहीं वल्नरेबल और उसको ओप्रेस्ड क्यों माना गया है, जबकि वो तो रूलिंग क्लास रही है, हुक्मरान, आज भी मतलब कहते भी हुक्मरान ही हैं। अभी पिछले महीने सरवर चिश्ती जो खादिम हैं अजमेर दरगाह के, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा कि हम सब्जेक्ट्स नहीं थे, हम रूलर्स थे, हम हुक्मरान थे, और हमारे अंदर ये अरमान ना पैदा करो कि हम दोबारा से हुकूमत करना चाहें हिंदुस्तान पर। तो ये मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने ये पूरे में पाया कि ये रिपोर्ट्स कोई नहीं हाईलाइट करना चाहता, ये केसेस कोई उठाना नहीं चाहता। जैसे लव जिहाद जिसकी हम बात करते हैं, मतलब आई नेवर, लेट्स से जो भी आप लव जिहाद डिसाइड करें, बट देयर इज अ फिनोमिनन, मतलब मैंने कभी वर्ड ऐसे यूज नहीं किया, बट आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ केसेस वेयर women, Hindu women, and a lot of them are from the Dalit caste, they have been targeted by Muslim men for purposes of conversion and humiliation also for their religion. मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे केसेस हैं कि एक लड़का वसीम अहमद नाम का है, उसने बकायदा दिनेश रावत के नाम से आधार कार्ड बनवाया, एक जगह नौकरी भी करनी शुरू करी और एक लड़की को फंसाया, एक गोस्वामी कास्ट की ऐसे वो लड़की थी, और बाद में लड़की ने, मतलब अपने इसने एफआईआर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जब बाद में उसने अपना नाम बताया और मैंने कहा तुमने झूठ क्यों बोला, तो उसने कहा मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किया। ये सब रिकॉर्डेड है एफआईआर में, और मैंने इसकी कॉपी भी ट्विटर वगैरह पे सब अपलोड की हुई है। इसका मतलब ह्यूमिलिएशन, और हाँ उसने उसकी सेक्सुअल वीडियोस भी अपलोड मतलब बना के रखी थी और फिर सर्कुलेट भी कर दी थी। तो जैसे मैंने कहा, ये तो मेरा क्वेश्चन है कि जब वल्नरेबल कम्युनिटी टारगेट हो रही है, सारे मतलब विमेन, चिल्ड्रन, दलित्स, पर जस्ट बिकॉज परपेट्रेटर अपर कास्ट हिंदू नहीं है, जिसको आप हर प्रॉब्लम का उसी के ऊपर जाके थोप देते हो, तो फिर ये आप कौन सा सोशल जस्टिस का काम कर रहे हो? ये तो मेरा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं करते उसको। इतने हीनस केसेस होते हैं, लड़कियों के संग भी जो इसमें होता है कन्वर्जन के लिए जो टारगेट किया जाता है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई हीनस केसेस हैं। एक दलित लड़की 13 साल की कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास, 13 साल की लड़की खेत में जाती है, 27 और 28 साल के लड़के जो कि मुहर्रम मनाने मुंबई से आए हैं उस गांव में, वो उसको रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल कर देते हैं, और वीडियो मैंने देखी है। और वो उससे ये तक कह रहे हैं कि जब वो लड़के कहते हैं कि भैया मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, तो कहते हैं भगवान के लिए नहीं, अल्लाह के लिए मांगो। हालांकि वो छोड़ते उसको तब भी नहीं है, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं। तो यानी दे आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग अ पर्सन फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी टू ह्यूमिलिएट हर। और उसके अलावा जो बाकी केसेस होते हैं जो कन्वर्जन के लिए आपने ट्रैप किया, एक्सप्लॉइट किया, वो तो अलग है ही। जैसे एक नर्स का मैंने केस कवर किया था, नीतू यादव नाम की महिला, लोनी गाजियाबाद की है। उसने एक वो ऑलरेडी डिवोर्स थी, एक आदमी उसको मिला, उसने पहले अपना नाम अक्ष बताया, और बाद में पता चला वो अकरम उसका नाम है, लेकिन वो फिर भी एक सेकेंडरी डिटेल है। मेन बात यह है कि उसने उसे फंसाया, शादी का प्रलोभन दिया, वो महिला प्रेग्नेंट भी हुई, और उसके बीच में उसने एक अपना नाम वगैरह सब रिवील किया। लेकिन नीतू फिर भी तैयार हो गई कि हाँ ठीक है, चलो तुमने नाम छुपाया, लेकिन आई विल लिव विद यू, क्योंकि ये रिलेशन हमारा है।
लेकिन बाद में उसने ये भी बताया कि नहीं, मैं तो पहले से शादीशुदा भी हूँ, इनफैक्ट मेरी जो वाइफ है, लीगल वाइफ, वो भी प्रेग्नेंट है। तो ये तो प्रॉपर धोखा हो गया, क्योंकि फिर नीतू ने मुझसे कहा कि आई नेवर साइंड अप फॉर इट। मैंने जब मतलब इवन इफ आई न्यू दैट ही वाज अ मुस्लिम, I did not I did not know that he was already married. I am not willing to be a second wife. ये मुझसे क्यों छुपाया गया? और she refused to be a second wife, and then she filed a case against him for 420 and for rape, a lot of sections. लेकिन तब तक ये आया नहीं था फोर्स कन्वर्जन का लॉ, इसलिए उसने वो सेक्शन तो नहीं लगा, पर उसने से साफ साफ लिखा है कि बाद में अकरम ने उससे ये भी कहा कि अभी तू प्रेग्नेंट भी है और कोई तेरे पास है भी नहीं, तो तुम उससे शादी कर ले, दूसरी बीवी बनकर रहे। तो ये तो एक तरीके से कन्वर्जन का भी सीधा सीधा दबाव हो गया ना, क्योंकि आप उसके बिना तो आप सेकंड बीवी बन के नहीं रह सकते हो इंडिया में। तो ये चीजें हैं। अब चाइल्ड की भी ले लीजिए, देखिए जैसे मैंने आपको बताया इतने सारे केसेस तो चाइल्ड रिलेटेड हैं, जो माइनर लड़कियों का अबडक्शन होता है, जिस पर आई थिंक मतलब डोंट नॉट बोस्टिंग बट आई हैव डन पायनियरिंग वर्क, कि 13 साल की, 14 साल की, 16 साल की लड़कियां, और उसमें से बहुत सारी दलित कास्ट की होती हैं, उनको एबडक्ट किया जाता है। मतलब भले ही टेक्निकली वो इलोपमेंट हो, क्योंकि आपने पहले प्रलोभन दिया, बहलाया, फुसलाया और फिर अपने साथ आप ले गए, लेकिन वो किडनैपिंग होता है, क्योंकि वैसे भी इंडियन लॉ के हिसाब से अगर आप किसी बच्चे को प्रलोभन लेके अपने साथ लेके जाते हो, उसको इलोपमेंट नहीं कहते। तो कितने सारे केसेस हैं, अभी मैंने दिल्ली में कवर किया है, लॉकडाउन में हुआ था। एक 15 साल की लड़की, उसको एक लड़का बाबुल हुसैन नाम का था, उसको ले गया। पहले तो उसे अपने भाई के घर में रखा दिल्ली में, बाद में उसको असम लेकर गया। असम पुलिस गई नहीं, पुलिस को पता था वो असम लेकर गया, उसने कॉल रिकॉर्ड से, पुलिस उसको लाई नहीं, कहती है लॉकडाउन है, इनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फिर बाद में 1 महीने बाद बच्ची को खुद उसके मामा और पापा लेकर आए, वो असम से वापस आए और फिर गुड़गांव में कहीं पर रहने लग गए। गुड़गांव में कोई बादशाहपुर करके एक ऑल मुस्लिम गांव है, वहां पर वो लड़की मिली। उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, असम लेकर गए थे, किसी को खबर नहीं थी, अगर उसको बेच दिया जाता तो, और वो बिल्कुल बॉर्डर के पास में वो जगह बताई जा रही है, तो मुझे पता चला है। और एक मतलब दिल्ली में और भी केसेस हुए हैं, पहले भी हुआ था 2018 में, मैंने कवर किया था। वो लड़की को भी इसी तरीके से, दलित ही लड़की थी, 13 साल की, उसको एक पड़ोस का लड़का था, वो ले गया, लेके जाके उसको अलग अलग शहरों में रखा, बाद में वो कहीं जाकर बिजनौर में मिली थी। तो दलित कमीशन ने ये, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, दलित कमीशन ने होम मिनिस्ट्री को लिखा था उस केस में कि ऐसे केसेस में जिसमें कि मतलब इसी पैटर्न के केसेस में आप लड़के का बैंक अकाउंट चेक कीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है, क्योंकि लड़की को ये भी हो सकता है कोई टेरर ग्रुप के लिए लेके जाया गया हो, कि भाई यहाँ से लेकर बाद में बेच देंगे उसे किसी टेरर ग्रुप से। और होम मिनिस्टर ने इतना साफ लिखा था कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो जो लेके जाने वाला लड़का है उसके परिवार में पता कीजिए कि कोई मस्जिद, मॉस्क, मदरसा में पढ़ता है क्या, और अगर मदरसा में पढ़ता है तो उसके मौलवी को भी क्वेश्चन कीजिए। इतना साफ साफ सारा दलित कमीशन ने लिखा, क्योंकि दलित कमीशन ने कोई एक केस देख के थोड़ी लिखा होगा, बहुत सारे केसेस आए होंगे तब होगा। और ये जो मैं कह रही हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट्स मैंने पुट किए हुए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। लेकिन स्वाति, यहाँ पे दो बात आती है। आपने ये जो बात की कि लड़कियों का जो टारगेटिंग होती है इस तरीके से कन्वर्जन के लिए, वो तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। हम लोगों की एक बैचमेट हुआ करती थी, उसको भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई थी, जबकि वो एक काफ़ी अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज में पढ़ी थी, अच्छे फैमिली से थी, हालांकि शी स्केप्ड। और बाद में वो बताती थी कि किस तरीके से जो है कन्वर्जन का पूरा एकदम ब्रेन वॉशिंग किया जाता था उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा। तो वो बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पे आपने बोला कि जो अंडर एज लड़कियों को भगा लिया जा रहा है, कन्वर्ट कराया जा रहा है, या आपने धोखे की बात की, इसमें जो हमारी जो एक जो प्रगतिशील तबका है देश का, जो लेफ्ट है, खासतौर पे कविता कृष्णन टाइप का जो है, वो तो कहता है कि ये सारे केसेस झूठ हैं। और दूसरी बात बोलता है कि राइट विंगर, मतलब वो कहता है कि जो मुद्दे उठाते हैं इस तरीके के, तो राइट विंगर हैं, एज इफ वुमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन धोखा हो रहा है, वो जो मुद्दा उठाता है वो सब कोई संघीय राइट विंगर है। तो कहते हैं कि आप वुमेन की एजेंसी को इसमें जो है डिनाई करना चाहते हो। बिल्कुल। इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? इसमें वुमेन की एजेंसी डिनाई हो रही अभी ना ये जो आपने कविता कृष्णन का नाम लिया ना, मैं आपको बताती हूँ, मेरे संग एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एपिसोड हुआ था। कविता कृष्णन ने अचानक से ऐसा लिख दिया कि ये सारे केसेस झूठे हैं, लव जिहाद वाले ही सारे, और ये तो सब संघियों की कोई चाल है वगैरह। मैंने कहा रुको, ये लो FIR, इसमें लिखा हुआ है, लड़की ने खुद कहा है कि उसको, मैंने वसीम अहमद वाला केस लिया,
फिर मैंने कहा और रुको, कोर्ट ऑर्डर लो। मैंने कोर्ट ऑर्डर दिया जिसमें महिला ने मतलब ये उसका बयान दर्ज है, इस आदमी ने मुझे ये भी कहा था, मतलब besides the rape and sexual exploitation, he also told me that इतना पैसा ले लो और मुसलमान बन जाओ। तो मतलब एक प्रलोभन दिया गया पैसे का। और मैंने उसको FIR स्टेटमेंट एक्चुअली 2-3 दी थी और अपनी रिपोर्ट्स दी, जिसमें वीडियो स्टेटमेंट्स भी दिए। उस बंदी ने सब इग्नोर कर दिया, टोटल इग्नोर। और पता है क्या कहा, ये तो लड़कियों को प्रेशर देकर FIR लिखवाई जाती है परिवारों द्वारा। वाह, अब एक बात बताइए, चले ये अच्छा ठीक है, तुमने इसको भी वाह, प्रेशर बोल दिया। नीतू यादव, जिसका मैंने पूरा एक मतलब पूरा केस किया है और उसका इंटरव्यू वगैरह सब पब्लिश किया हुआ है, आज तक जो अपने स्टेटमेंट पर कायम है। सबसे बड़ी बात है, उसके अपने परिवार से कोई उसका रिश्ता है नहीं, मतलब फॉर सम रीजन शी इज नॉट इन टच विद हर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स ने तो नहीं करवाया उसको। तो जब वो नीतू अपने मुंह से सारी चीजें कह रही है, अब तक डटी हुई है, उसका तो और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, उसे तो ये भी नहीं है कि उसका कोई पैसे वाला मोटिव भी नहीं है, राइट। तो वो क्यों कर रही है? और अभी नीतू यादव जैसे केसेस लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल चुप हो जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे हमको ट्विटर पे, ये होगा। तो क्या होता है कि मैंने ये काफी करके देख लिया है, क्योंकि सी अभिनव, आई डोंट, मेरा सारा काम बहुत ही रिगरस है, डॉक्यूमेंट बेस्ड है। शायद ही ऐसी कोई रिपोर्ट होगी जिसमें मैंने सारा मटेरियल रिपोर्ट में नहीं दे दिया है। लाइक इफ आई एम डूइंग अ रिपोर्ट, आई विल आल्सो पुट द FIR कॉपी, आई विल पुट द कमीशन रिमार्क्स, आई विल आल्सो पुट द केस डायरी, आई विल आल्सो पुट कोर्ट ऑर्डर, और कुछ, और फिर मैं वीडियो स्टेटमेंट भी दे दूंगी, उसके बाद मैं सब स्टेटमेंट्स दे दूंगी। तो मतलब माय रिपोर्ट्स आर बेसिकली अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द लेट्स से राइटिंग आउट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल इन द केस। लेकिन अगर आप उसको आप देखना नहीं चाहते, उसको आप देखना ही नहीं चाहते, जैसे अगर कोई भी अगर ऐसे कहता है ना कि स्वाति की रिपोर्ट पढ़ो, तो कहते हैं स्वराज्य तो राइट विंगर है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो उनको उनको देखना ही नहीं है। उनके सामने एक महिला भी लाकर खड़ी कर दोगे ना कि देखो ये, तो वो कहेंगे नहीं ये भूत है, ये है ही नहीं। ये लोग इस So, हद तक matlab, they उसको are डिनाई complicit. करते हैं। People like Kavita Krishna are complicit in such crimes, or at least encouraging them. Oh, definitely, because if you are not acknowledging reality, you are complicit in No, proving no, it to they be are a not hoax. only not acknowledging reality, they are creating an alternative reality to Actually justify yes, such things. एक्चुअली यस, बार बार ये कहना कि हाँ, इसमें आप एक गेम देखिए। जब इनसे कहो कि ऐसा हो रहा है तो कहेंगे हादिया केस में तो कुछ नहीं निकला था, ये क्या बात हुई? तो मतलब अगर कोई लड़का, मतलब हादिया केस, वो केरला का केस था ना, जिसमें क्या हुआ था कि एक बालिग लड़की जो कि कन्वर्ट हुई थी इस्लाम में, उसमें के पेरेंट्स ने ये केस किया था कि नहीं इसको ब्रेन वॉश किया गया है। तो वो मामला में NIA इन्वॉल्व हुआ था और उन्होंने काफी जांच किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें फोर्स कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं थी। ठीक है, तो इस केस में नहीं निकला, तो उसका मतलब ये कि हर केस झूठा है। तो अगर अगर कोई लड़का आज किसी रेप में अक्विट हो जाता है, तो उसका मतलब रेप होते ही नहीं है, या कोई रेप केस नहीं होते? अगर कोई मर्डर केस में आज अक्विट हो जाता है कि भाई उसने मर्डर नहीं किया, तो मतलब मर्डर केसेस नहीं होते क्या? एक केस को दिखाकर आप ये कह दोगे कि नहीं और कोई केसेस होते ही नहीं है? पर ये लोग यही काम करते हैं। और देखिए अभिनव, इसमें ना ये लॉजिक की बात नहीं है, ये आर्गुमेंटेशन की बात नहीं है। जो मैंने देखा है वो इतना, मतलब इतना काम करके और कन्फ्रंट करके, अगर आर्गुमेंट से चीजें सॉल्व होती तो सब लोग अपना इको चेम्बर नहीं बनाते और अपना एक अपने प्रेशर ग्रुप इस तरीके से क्रिएट नहीं करते। आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो है प्रोपोगेंडा की, कि भाई आपने पैसे के दम पे और अपनी जो इंस्टीट्यूशंस में जो आपकी पावर है उसके दम पर आपने अपना एक नैरेटिव जो है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने स्टैब्लिश किया हुआ है। दूसरे उसको तोड़ नहीं पाते हैं। मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, मीडिया की बात करते हैं तो अभी भी अगर आप ये कहें कि जैसे ऑल्टरनेट मीडिया, मतलब जो आपको वो केस बता रही है जो और कोई नहीं बता रहा है, स्वराज्य है, ऑप इंडिया भी है, उसके अलावा और तीसरा कौन सा है? मतलब ठीक है, थोड़े वेबसाइट्स हैं कुछ ट्राई कर रही हैं, लेकिन अगर आप दूसरी साइड देखें तो पहले बात तो सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे आप कहते हैं कि हर, जैसे न्यूज चैनल की भी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, उसके अलावा जितने भी डिजिटल पोर्टल्स हैं, और ये वो पोर्टल्स हैं जिनको अवार्ड भी दिए जाते हैं, जिनको गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल रहा है, और जिनको हर तरीके के स्कॉलरशिप्स, मतलब ये जो होते हैं ना, अगेन ग्रांट्स इंटरनेशनल, वो भी मिलते हैं। यहाँ पर किसको मिल रहा है? आपको पता है, मैंने
और जिनको अवार्ड्स के लिए मिलता है भी वो कहते हैं कि सारे केसेस झूठे हैं। जिनको मिल रहा है वो कहते हैं सारे केसेस झूठे हैं। यहाँ तक कि क्विंट जैसी एक वेबसाइट है, वो एक फंड रेजर चला देती है कि हमको इतने रुपए दो क्योंकि हम लव जिहाद को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और वो अपने फंड रेजर में ही लिख देते हैं कि वी नीड मनी टू, मतलब मुझे एग्जैक्टली लाइन याद नहीं आ रही, बट वो अपनी इंटेंशन स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम उसको झूठ साबित करने के लिए ही कर रहे हैं। तो आप एक्चुअली पैसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप इसलिए मांग रहे हो कि हम वो केस कवर मतलब करेंगे सच क्या जिसमें है कि ये उसके झूठ हो उसमें जाए। कोई मतलब नहीं, इसके डायनेमिक्स क्या है, इसकी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक न्यूज लॉन्ड्री भी ऐसा ही कोई वेबसाइट वो खड़ा कर देता है अपना फंड रेजर, तो वो भी अपना स्पेसिफाई कर देता है कि जी हम बेसिकली इसको डिबंक करने के लिए कर रहे हैं। तो ये काम हो रहा है। अच्छा, हम बल्कि कभी हमारे जैसी, मतलब स्वराज्य ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप हमको पैसे दो तो हम स्टैब्लिश करेंगे, नहीं, क्योंकि हम तो केस बाय केस आपको फैक्ट्स रख रहे हैं, आप उनको पढ़िए और समझिए। इस वक्त प्रोपेगेंडा की लड़ाई इसीलिए है क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि आप अवार्ड्स आप ले जाते हैं, ठीक है, और ग्रांट्स आपको मिल जाती हैं, रिकॉग्निशंस आपको, इनफैक्ट वेरीफाइड भी आप जल्दी से हो जाएंगे सोशल मीडिया पर, वेरीफाइड का जो मिल जाएगा मार्क, औरों को मिलेगा नहीं। मतलब इतना हद तक जिसे कहते हैं पावर है इस चीज में। और अच्छा, एक क्या हो गया है ना आजकल अभिनव, ये जो लोग हैं, ये हमेशा ना आपको बीजेपी का ब्रांड कर देंगे, और उसमें कहा कहेंगे कि सत्ता तो आपके पास है। पहली बात तो ये कि भाई, ये तो आपने बोल दिया ना कि बीजेपी के आप बीजेपी के हो, हमने तो कभी नहीं बोला। तो ये एक टैक्टिक है कि पहले ना एक काम, हर इश्यू को बीजेपी का मुद्दा बना दीजिए, हर इंसान को बीजेपी का आदमी डिक्लेयर कर दीजिए, हर जर्नलिस्ट को गोदी मीडिया डिक्लेयर कर दीजिए, और उसके बाद वो जो भी बोले उसको ये कह दीजिए कि ये तो पार्टी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये राइट विंग जबकि फियर मॉन्गरिंग है। और उल्टा उल्टा पता है होता क्या है, इतने सारे तो एसएफआई से एफिलिएटेड जर्नलिस्ट हैं जो इन मैगजीन्स में होते हैं। ओवरऑल अभिनव, जो हम काम कर रहे हैं वो एकदम टोटल थैंकलेस काम है, क्योंकि हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मतलब, सी आई हैव अ बिट ऑफ एंगर, व्हाट ड्राइव्स मी, एंगर एट, जो मतलब आप बिल्कुल एक्नॉलेज तो दूर, आप उसको छुपा रहे हो, उसको कवर अप कर रहे हो, एक्टिवली कवर अप कर रहे हो। आपको इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। एक वेबसाइट में मैं काम करती थी पहले, तो वहां पर इसी टाइप की एक लड़की थी जो काफी लेफ्ट लिबरल जिसको बोलते हैं। सो वो उसका भी यही था कि मतलब उसके वर्ल्ड व्यू में एक ही परपेट्रेटर ग्रुप है, अपर कास्ट हिंदूज, हालांकि वो खुद भी अपर कास्ट हिंदू ही है। उसके अलावा बाकी जो वैसे सारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन मुस्लिम जो है वो ग्रुप हमेशा मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है उसके वर्ल्ड व्यू में, कि मतलब अगर दलित और मुस्लिम का क्लैश होता है तो कौन वल्नरेबल ज्यादा कहलाएगा, दलित ग्रुप नहीं, उनके वर्ल्ड व्यू में मुस्लिम वल्नरेबल है तो वो हर उसमें मुस्लिम ही रहेगा। इनफैक्ट नूरपुर में भी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, बहुत लोग लिख रहे थे कि चुनाव आ रहा है और दलितों ने बीजेपी आरएसएस से पैसा लेके ये काम किया है। एक तो पता है अभिनव, ये चुनाव वाला जो बीजेपी के ऊपर लांछन लगता है, ये कितना इंटरेस्टिंग है। इंडिया में तो हर जगह चुनाव हर टाइम होते ही रहते हैं, तो जब भी कोई केस होता है ये कहते हैं कि अच्छा चुनाव आने वाला है। बताइए, ये तो 2014 में जब जीती थी तब भी यही कहते थे कि ये चुनाव की 2019 के चुनाव की तैयारी है। मतलब अगर चुनाव की ही तैयारी होती 2014 के केसेस को क्यों आप पॉलिटिकल बना रहे थे। अभी क्या होता है कि अभी चुनाव तो कभी ना कभी तो होगा ही, 2 साल 3 साल पीछे, 6 महीने पीछे, ये जब भी कोई केस होता है उसको कहते हैं चुनाव बना रहे भाजपा ने फिर से हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। तो मतलब एक बात बताइए, जो पिटे हैं, जो दलित पिटे हैं, वो पहली बात तो उन्होंने नहीं कहा कि वो भाजपा के हैं, वो अपनी कहानी सुनाने को तैयार हैं, वो अपनी बात नहीं, पर आप कहोगे कि नहीं, हमें कैसे इसमें कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं निकालूं कि जिससे कि बस विक्टिम को छोड़ के मैं बाकी सब चीजें कर दूं। इन्होंने उनसे बात नहीं करी, उनको क्या कहना है नहीं सुना। तो आपकी जो कुलीग थी उसका क्या था, आप बता रही थी कि ओके, इट वाज वेरी फनी थिंग। तो एक बार ना उसने कट स्लीव्स का कोई टॉप पहना हुआ था, थोड़ा शॉर्ट था, उसको एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट के निजामुद्दीन औलिया जाना था, निजामुद्दीन एरिया में, नॉट औलिया बट एरिया में। तो शी कहते नहीं अभी तो मैं नहीं जा सकती, कल मैं कुर्ता पहनकर आऊंगी तो मैं चले जाऊंगी। तो मैंने उसको टीज किया कि भाई, डरी हुई कम्युनिटी में क्यों तू डर रही है, जो खुद ही डरा हुआ है वो तुझे क्या कर लेगा, तुम जाओ,
भाई हर जगह कपड़े पहनने का हक है, वैसे तो तुम हर जगह ये कहते हो। नहीं नहीं मैं कल जाऊंगी। तो मैंने उसको कहा, मतलब मैं देखिए इनको डर लगता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि डर इतना इंटरनलाइज हो गया है कि इनको खुद भी नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं वो आउट ऑफ सोशल जस्टिस का कोई इनका इमोशन नहीं है, वो डर डर है। इनफैक्ट दो दिल्ली तीन के चीजें दंगों हैं। में स्वाति, अगर हम देखेंगे दिल्ली के दंगों में क्यों सारे वीडियो आ रहे हैं कि हिंदू दंगा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे पत्रकार हैं, ये दंगों के हिसाब, दंगों के साइड में, हिंदू साइड में खड़े होकर रिपोर्टिंग अभिनव करते ये हैं। तो मैंने तो कोई भी आपने ये कहा था इस बात को, कोई भी मुस्लिम इलाके में जाके रिपोर्टिंग नहीं करता है। पत्थर देखिए चल रहे हैं तो इधर खड़े हैं, पत्थर उधर चल रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे कि देखो यहां से दंगा हो रहा है। इसे तो मैं हंसते हुए इतना, दिल्ली दंगा हो रहा है। अच्छा, दिल्ली दंगा के दौरान काफी हॉरिफाइंग विजुअल्स मैंने देखे थे, मतलब सामने सामने कि जैसे एक रोड है, रोड में एक बैरिकेड लगा हुआ है, तो ऐसा जैसे रोड है उसमें एक बैरिकेड यहाँ एक बैरिकेड यहाँ, बीच में पुलिस खड़ी है, उस बैरिकेड के इधर हिंदू, उसके तरफ मुसलमान। हिंदू जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, ये बात सच है कि इस वक्त जो रैलिंग कराए है वो जय श्री राम है, और दूसरे वो अल्लाह अकबर नारा एक तकबीर लगा रहे हैं। तो सारा मीडिया हिंदू साइड पे खड़ा हुआ है। और ये मैंने पहली बार देखा था, पता है, वहां पे जो जो हिंदू लोग थे वो हमको टीज कर रहे थे, हमको हमको टॉन्ट मार रहे थे कि अरे, जैसे मान लीजिए मैंने अपना कैमरा निकाला फोन का और मैं रिकॉर्ड करने लग गई, तो एक आदमी आ गया, कहा था कि देखिए आप महिला हैं, वैसे हम ऐसे आपसे कभी बात नहीं करते, लेकिन आप इतनी ही पत्रकार हैं तो उस तरफ जाइए ना, हमारे ही क्यों नारे दिखा रहे हो, उस तरफ के क्यों नहीं दिखा रहे हो। फिर तो उसी ये चीज बात को दिखाकर चला जाएगा कि हिंदू दंगा कर रहे हैं। नहीं कहेंगे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम, अरे क्योंकि तुम अब पता है, और ये हर जगह पर है। नहीं, हमने देखा ही था वो छोटा मोटा बम ब्लास्ट वाला जो था एनडीटीवी का, उसने अपना हाँ कैमरा कैमरा घुमा लिया था, तो उसका एनडीटीवी का कैमरा देख के जो मुस्लिम बस्ती से पत्थर चलने लगे थे, तो कहता है नो नो नो, वी विल नॉट शो द विजुअल्स, वी डोंट वांट टू इनरेज द हाँ क्राउड, वी डोंट वांट टू हाँ इनरेज द क्राउड। हाँ, वी डोंट वांट टू एनरेज द क्राउड, इतना हाँ डर है इनके बिल्कुल। अंदर, और बनते हाँ, बहुत they, ब्रेव they हैं, never they फाइट never करने वाले want हैं। to enrage the one they feel scared of. So मेरा की पॉइंट ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि क्वेश्चन आंसर तो मैं ढूंढ रही हूँ कि ये रिपोर्टिंग में बायस क्यों है, मैं मुझे बताइए ना आप, और एज अ महिला मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लेकिन जो दिखाई देता है वो ये है कि एक तो डर, बिल्कुल, एक एक है करियर का खत्म हो जाना। आप बताइए कौन ऐसा पॉलिटिशियन या राइटर या जर्नलिस्ट या एक्टर, क्योंकि आजकल एक्टर बड़े आ गए हैं ना अपने उसमें, मतलब मतलब जो टिटिलेशन से और जो घटियापन से जो पूरी जीविका चलाते हैं, अचानक से हम देखते हैं कि वो पार्ट टाइम में बिल्कुल एक्टिविस्ट बन जा रहे हैं। इनमें से कौन ऐसा है कि जिसने वो बात कही जो द वन दैट शुड नॉट बी सेड, और उनका करियर आगे चल गया, सबका ही बैठ गया, कोई कोई मतलब आगे उसे कोई प्लेटफॉर्म पे टॉक के लिए नहीं बुलाएगा, उसे कोई उसे ऐसा नहीं होगा कि फिल्में बहुत मिलने लग जाएंगी। अनुपम खेर ने तो खुद एक बार इंटरव्यू में एडमिट कर लिया था ना। पहली बात तो मैं इनमें से किसी को भी ऐसा नहीं मानती हूँ कि कोई किसी को इंटेलेक्चुअल नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि अनुपम खेर ने एडमिट तो किया था अर्नब गोस्वामी से इंटरव्यू में कि हाँ, मेरा थोड़ा सा वोकल में हुआ कश्मीरी पंडित और अदर इश्यूज को लेकर, तो मेरे पास काम तो कम आया, ये बात तो सच है। तो ऐसे से, और मीडिया में भी ऐसा ही है, क्योंकि अगर मीडिया में आपने ऐसी चीजें कही हैं तो आपको बताइए कि आगे नौकरी मिलेगी भी कहाँ। बहुत कम पोजीशंस हैं और वो आपको नहीं लेना चाहेंगी। हाँ, दूसरी तरफ अगर आप जैसे ये भी कह देना कि अच्छा इसको आज ये फ्लू हो गया तो मैं खुश हूँ, अगर कोई ऐसी बात कर दे ना कि बहुत एक्साइटिंग न्यूज है कि अमित शाह को कोई डेडली डिजीज हो गई है, उसको फिर एक बड़े न्यूज़पेपर में बड़ी पोजीशन मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा कह देता है कि इसका असैसिनेशन, इतने इस लीडर का असैसिनेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो आपका करियर खराब नहीं होगा, अब वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इवेंचुअली थोड़ा सा कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, लेकिन दूसरे का खराब ही हो जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो अगर कोई छोटी मोटी पब्लिकेशन अपने दम पर चलने वाली वो उसको रिक्रूट कर ले तो बात अलग है, जो कि आई मीन मैं स्वराज्य को कहूंगी कि बहुत ही बोल्ड है ये स्टेप, इस टाइप के राइटिंग को जगह देना। अभिनव, आई एम एबल टू डू दिस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे मुझे एक सैलरी तो मिल रही है, मेरा जो ट्रैवल का खर्चा है वो तो पूरा हो रहा है,
वरना मैं ये सब कैसे कर लेती. हम्म And see, I am a woman. My family is not dependent on me financially. Like I'm still a, so I'm able to do this. Let's say, or my family is very supportive. But let's say मेरे ऊपर ऐसा भार होता कि मुझे EMI का बोझ होता या फिर एक बिल्स पे करने का मुझ पर सारा बोझ होता, तो क्या मैं इतना बड़ा रिस्क ले पाती? कि कभी नहीं. करियर थ्रेटनिंग रिस्क है ना ये तो भी आप गौमूत्रा की जोक्स फेंक रही होती, जो सुसाइड बॉम्बर्स फेंकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. वो सिग्नलिंग हो गौमूत्र. गई है, वो मीडिया में वो सिग्नलिंग हो गई है कि गौमूत्रा का 3-4 जोक फेंक दो, यू आर सिग्नल कि यू आर पार्ट ऑफ दिस लिबरल क्लब which is anti-Hindu, anti-Hindutva, and which is like ready for the assignment. गाय का जो सेंटिमेंट है वो तो बीजेपी से बहुत पहले का है. कांग्रेस का सिंबल था काऊ. और कांग्रेस के लीडर जैसे ऑस्कर फर्नांडिस, उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसा कहा है कि हाँ मैं गौमूत्र पीता हूँ और गौमूत्र मुझे पसंद भी है, मतलब एज एन पसंद, एज एन मुझे हेल्दी मानता हूँ मैं उसको. गोबर, जैसे गोबर गोबर करते रहते हैं, तो गोबर का जो काउडंग्स बनाने का जो ट्रेडिशन है इंडिया में, वो बीजेपी लाई है. वो तो बहुत साल पुराने का है. बल्कि उसमें क्या सिर्फ हिंदू बनाते हैं, वो तो मुस्लिम फार्मर्स नहीं बनाते. गांव की संस्कृति में एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है. लेकिन हाँ. लेकिन स्वाति, हम लोग एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं, फाइनल मुद्दे पे. इसमें पुलिस क्या करती है? इस तरह के जब मुद्दे आते हैं, पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं एक्शन लेता है एज ए लॉ एंड ऑर्डर इश्यू? अभी ना पहली बात तो जो पुलिस, ये भी एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है जिसमें पुलिस को आजकल हिंदू पुलिस, संघी पुलिस ब्रांड करने का बड़ा एक फैशन बन गया है कि अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट है तो उसके हर आप उसके जो ऑफिशियल है उसको आप संघी करके डिक्लेयर कर देते हो, जबकि ग्राउंड पर बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है. हाँ. पुलिस एज सच किसी प्रशासन की नहीं होती, क्योंकि अगर कोई पुलिस में आया है तो वो ऐसा नहीं कि सरकार के अंडर आया है और 5 साल के बाद उसका करियर खत्म हो जाएगा. वो तो हर गवर्नमेंट के अंडर रहेगा ऑफिशियल, चाहे कोई डीएम हो, चाहे कोई पुलिस हो या फिर कोई कांस्टेबल हो. तो वो हाँ ऐसा जरूर होता है कि कुछ उनके चहेते तो होते ही होंगे पर्टिकुलर गवर्नमेंट के, और वो उनको अपनी पसंदीदा जगह पे पोस्टिंग भी देते होंगे. लेकिन ये भी है कि अगर कोई आपने बिठा भी दिया है तो उसके अंदर जितना भी सारा स्टाफ है, ऐसा नहीं कि वो अचानक से उसके रंग में रंग जाता है. ऐसा तो कभी नहीं होता. तो ये तो पहली बात तो सिस्टम है जो हमारा जिस तरह, और कॉलोनियल सिस्टम है ये पुलिस का. तो इसको मतलब किसी पार्टी या किसी धर्म से जोड़ना तो वैसे बड़ी बेवकूफी होगी कि वो उस तरीके से एक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो दलित ग्रुप्स हैं वो कई बार ये कहते हैं कि हमारे हाथ में जब तक शासन नहीं आएगा, हमें जब तक रन नहीं करने दिया जाएगा, तब तक हमारा भला नहीं होगा. मैं आपको इतने केसेस बता सकती हूँ कि जिसमें शासन यानी पावर दलितों के पे ही पास थी और उन्होंने उनके मुद्दे नहीं उठाए. जैसे अभी आजकल मैं एक टॉपिक बहुत परस्यू कर रही हूँ, फेक एससी सर्टिफिकेट का, कि बिजनौर एरिया में खासतौर से, यूपी में मतलब खासतौर से, जिसमें कि दलित समुदाय की महिलाएं ने शादी करी, मुस्लिम समुदाय में निकाह किया, कन्वर्ट हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पंचायत वगैरह की सीटें लड़ी पुराने दलित सर्टिफिकेट पर, जो कि अभी इनवैलिड हो चुका है. इतने सारे केसेस में, और आपको ये भूपेंद्र जाटव जो एक्टिविस्ट हैं वो बता देंगे आपको और खुल करके कि कंप्लेंट हम जिनके पास देकर गए वो दलित पर्सन ही था, कि भाई मान लीजिए वो रिटर्निंग ऑफिसर था या फिर डीएम था कहीं पर, या फिर कहीं एसपी था या फिर एसएचओ था. नहीं उन्होंने एक्शन लिया. तो इसको हम ये तो इसको कौन किसका सगा है? ऐसा नहीं है कि सब लोग कम्युनिटी देखकर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, एक ब्रॉड पैटर्न ये जरूर निकल के आता है कि पुलिस 2 चीजों से वो करती है, एक्शन या इनएक्शन. एक तो फियर. आपको ये पता है कि पुलिस भी उतना ही डरती है, जैसे अगर मीडिया में लोग डर रहे हैं, पुलिस भी डर रही है. और वो दोनों डर हैं. डर एक तो मार का, मतलब जान का डर, और करियर का भी डर है, क्योंकि उनके लिए भी दे आल्सो कांट अफोर्ड टू बी ब्रांडेड इन एनी वे. ठीक है. दूसरा क्या मैं कह रही थी, हाँ, दूसरा एक तो मैंने कहा डर, दूसरा मनी. मतलब किससे छुपा है कि पुलिस ब्राइब लेती है. और पुलिस मतलब, अब अगेन जब मैं कहती हूँ पुलिस लेती, तो मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई लेता है, बट एक ओवरऑल एक इंप्रेशन तो है ही ना पुलिस का, काफी सारे कांस्टेबल्स का, क्योंकि उनके हाथ में इमेंस पावर है. वो थोड़ा पैसा लेकर सेक्शंस ढीले लगा देंगे तो बाद में कार्रवाई आगे नहीं करेंगे, छूटने देंगे अक्यूज को, भागने का मौका दे देंगे, और बाद में कहेंगे कि अरे हमको मिल नहीं रहा है ना.
तो ऐसे से तो होता है। तो इसीलिए जैसे आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक मोनोलिथ, एक चीज नहीं है, इट्स मेड अप ऑफ सो मेनी पीपल। और जैसा मैंने कहा कि ऐसा कहीं कोई एविडेंस नहीं है कि वो लोग मान लीजिए कोई एक तरफा कार्रवाई करते हैं किसी भी कम्युनिटी के प्रति। मतलब हर कम्युनिटी ये वो करती रहती है एक्यूजेशन कि हमारे लिए नहीं करते हैं, हमारे लिए नहीं करते हैं। गंभीर स्थिति है, लेकिन जो वर्क आप स्वाति कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है जो होता नहीं है। जो बिगेट्स हैं, जो कविता कृष्णन जैसे लोग हैं, वो तो इनफैक्ट उनको तो चाहते ही हैं कि यहाँ पे जो है ऐसा काम हो, क्योंकि in their worldview, in the communist worldview, Hinduism needs to be destroyed. And this is why the communists have always been supporting Islam over Hindus, because they actually believe, and I have talked to so many of them, they actually Can I say one thing, Abhinav? So I know वैसे थोड़ा टाइम कम है, जैसे Hinduism should be destroyed. तो Hinduism मतलब देखिए, हिंदुइज्म भी कोई एक स्कूल ऑफ थॉट तो नहीं है। जहां तक ये लोग उसकी बात करते हैं, ये बर्थ बेस्ड वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। Let me correct you there. They want paganism to be destroyed because in their worldview, whether it's anti-caste strains of नाथ संप्रदाय हो, या आप जो वर्ण व्यवस्था वाली ऑर्थोडॉक्सी की बात करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी नजर में मोनोथियज्म इज सुपीरियर टू पैगनिज्म, so any kind of Hinduism, what we say, has to be destroyed and replaced by Islam. Only then is that there is a possibility of the great unity of the men and revolution in the end. तो पाकिस्तान तो उनकी आइडियल कंट्री होनी चाहिए, ईरान ड्रीम नेशन। तो वो तो मानते ही है कि वो तो मानते ही है कि पाकिस्तान भारत से बेहतर। आप इनके ट्वीट्स नहीं पढ़ते हो? हाँ, खैर मैं भी क्या बोल रही हूँ। थैंक यू पाकिस्तान, दे वांट नोबेल पीस प्राइज फॉर इमरान खान। सो वो तो है। तो ये एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, सिर्फ फियर ऑफ मनी का नहीं है। यहाँ पे एक अलग ही सोच चल रही है जो मानती है कि अब्राहमिक मोनोथियज्म इज अ सुपीरियर सिविलाइजेशन एंड पैगनिज्म नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड। सो उनके लिए हिंदू जानने की कोई कीमत नहीं है। कन्वर्ट हो जाओ, आपको कौन रोक रहा है? आपको हो जाओ। बट एनीवे स्वाति, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, होपिंग that I will host you again very soon on some other topic. Thanks a lot. Yes, thanks Abhinav. Thanks, and thank you audience for listening to us. Please don't forget to subscribe to the channel and join as a member if you like. Hoping to see you soon. Thank you.